धूप ने पूरे शहर को झुलसा रखा था। हवा रुकी हुई थी और गर्मी ने जैसे हर सांस रोक दी थी। लेकिन वो आज भी रोज की तरह समय पर दफ्तर पहुंची। पूरा अबाया और नकाब ओढ़े उसका पूरा वजूद धूप में पिघलता हुआ भी कभी सुस्त नहीं पड़ा था। वो शहर की एक बड़ी कंपनी में डेटा एंट्री का काम करती थी, कम बोलने वाली और शांत स्वभाव की, जो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। भला की खूबसूरत, लेकिन कभी खुद पर घमंड नहीं किया। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से छुपा कर रखती थी, इसीलिए किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। खूबसूरती से चेहरे पर नकाब की रखती थी कि सिर्फ उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखें दिखाई देती थीं। पूरा दिन अपने काम में डूबी रहती थी। वो अपने टाइम पर ऑफिस पहुंची और पूरे मन से अपने काम में लग गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज काम कुछ ज़्यादा ही रह गया था कि उसे सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। सब लोग उठ चुके थे, एयर कंडीशन बंद हो चुके थे, सारा स्टाफ जा चुका था और इमारत लगभग धीरे धीरे सुनसान हो रही थी। जब उसने घबराकर फाइलें समेटी और बैग उठाकर लिफ्ट की ओर दौड़ी, वो तेज तेज कदमों से लिफ्ट के सामने पहुंची ही थी कि एकदम अचानक से रुक गई। सामने साहिल आफंदी खड़ा था, उसका बॉस। एक गंभीर और बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति था जो हमेशा फाइलों में डूबा रहता था। वो भी शायद देर से फारिग हुआ था। बिना कुछ कहे वो भी उसी लिफ्ट में दाखिल हुई और लिफ्ट बंद हो गई। वो पूरी कोशिश करती थी साहिल आफंदी से बचकर रहने की। जरूरी काम होता तभी उसके ऑफिस में जाती थी, वरना अपना सारा काम टाइम पर पूरा करके उसके ऑफिस की टेबल पर रख देती थी। पता नहीं क्यों से साहिल आफंदी से एक अजीब सा डर महसूस होता था। उसे ऐसा लगता जैसे वो हमेशा उसकी नज़रों के घेरे में रहती है। हालांकि आज तक कभी भी साहिल ने उसे बिना वजह बात करने की कोशिश नहीं की थी। आज भी अगर मजबूरी न होती तो कभी भी उसके साथ अकेले लिफ्ट में नहीं रुकती, लेकिन अब उसके साथ अकेले लिफ्ट में सवार हो गई थी तो दिल को संभाले लिफ्ट के रुकने का इंतजार कर रही थी। अंदर हल्की सी ठंडक और ठंडी रोशनी थी। उसके बावजूद भी उसे ठंडे पसीने आ रहे थे और वजह साहिल का उसके बेहद करीब होना था। हालांकि वो अपने मोबाइल पर बिजी था। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि जल्दी से ये लिफ्ट खुले और वो बाहर निकले। लेकिन शायद आज उसकी दुआ कबूल होने का वक्त नहीं था। आज उसकी किस्मत पलटने वाली थी। लिफ्ट चलने के कुछ ही पलों के बाद एक झटके से रुक गई थी और एयर कंडीशन भी बंद हो गए। उसने दीवार का सहारा लिया। गर्मी की तीव्रता से नकाब के भीतर उसकी सांसें फूलने लगीं। गर्मी और घुटन ने उसके होश छीन लिए थे। दिल पर घबराहट तेजी से बढ़ने लगी थी। एक तो लिफ्ट का बंद हो जाना, ऊपर से साहिल आफंदी का उसके साथ उसकी लिफ्ट में होना। उसने डरी हुई नज़रों से साहिल की ओर देखा था, जिसके चेहरे पर भी परेशानी की कुछ लकीरें उभर आई थीं। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज़ बंद हो गई। अचानक ही उसका सिर चकराया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। साहिल आफंदी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, सांसें उखड़ रही थीं और हाथ बेजान हो रहे थे। साहिल ने अपना मोबाइल निकाला लेकिन लिफ्ट में कोई सिग्नल नहीं था। सुनिए, संभालिए अपने आप को, प्लीज़ इस तरह हिम्मत मत हारिए। वो उसे अपनी बाहों में संभाले उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी साहिल को लगा जैसे उसका पूरा शरीर बेजान होने लगा था। और फिर वो पल आया जब उसने उसे मरता हुआ महसूस किया। वो पल जब कुछ भी समझ में नहीं आता, बस इंसान दूसरे की सांसें बचाने के लिए हर हद पार कर जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। साहिल ने भी उसके चेहरे से जरा सा नकाब हटाया और उसकी सांसें बहाल करने के लिए अपने होंठ उसके होंठों से लगा दिए और उसकी सांसें खींचने लगा। वो पल पवित्रता और बेबसी के बीच लटका हुआ था, लेकिन उसका शरीर ढलक चुका था। वो बेहोश हो चुकी थी। साहिल ने उसे अपनी बाहों में सहारा दिया। उसका पूरा वजूद ठंडा हो रहा था। अपने गर्म वजूद में समाते हुए उसने उस लड़की के वजूद को गर्म करने की कोशिश की और फिर सारी रात उसी तरह लिफ्ट में बैठा रहा। लिफ्ट में लगे कैमरे की आंख सब कुछ रिकॉर्ड कर चुकी थी। सुरक्षा कर्मियों ने समझा कि सब जा चुके हैं तो वो दूसरी लिफ्ट से नीचे चले गए। किसी को पता न चल सका कि उस सुनसान इमारत में वो दोनों बंद हैं। सुबह जब टेक्नीशियन ने लिफ्ट चालू की तो दरवाज़ा खुलते ही एक भीड़ आंखें फाड़े सामने खड़ी थी। लिफ्ट के फर्श पर वो लड़की अर्ध बेहोश पड़ी थी और साहिल उसके करीब झुका हुआ था, जैसे पूरी रात उसकी हिफाजत करता रहा हो। जब लड़की ने आंखें खोलीं तो पहले पलकों को झपकाया, फिर हाथ चेहरे तक गया और उसकी आंखों के सामने बेहोश होने से पहले की रात का दृश्य घूम गया। वो गर्म एहसास जो उसने अपने होठों पर महसूस किया था, वो महकती सांसें जो उसकी टूटती सांसों में घुल रही थीं,
यह एहसास ताज़ा होते ही उसके होंठ जलने लगे थे। चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया। आपने मुझे बेपर्दा किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? साहिल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उस लड़की ने एक झटके से उठकर सबके सामने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा स्टाफ सन्नाटे में आ गया। वो बिना कुछ कहे अपना नकाब दोबारा ओढ़कर वहां से निकल गई और साहिल बस उसे देखता रह गया। साहिल आफंदी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने तो उस लड़की की जान बचाई थी, मगर वो सबके सामने अनजान बनने का नाटक करते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ मार कर जा चुकी थी। वो स्टाफ को नज़रअंदाज करता हुआ गुस्से में तेज तेज कदम उठाता वहां से निकल गया। अबीर रिजवी अपना नकाब ठीक करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई थी। उसकी आंखें गम और बेबसी की शिद्दत से भीग गईं। जिस पर्दे और हिजाब के लिए वो अपने परिवार से भी अलग हो गई थी, आज उसी व्यक्ति ने कैसे पत्थर दिल बनकर उसे सबके सामने बेपर्दा कर दिया था। उसे छुआ था। उसकी सोच इस तरफ जा ही नहीं रही थी कि उसके बॉस ने उसकी जान बचाई थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि साहिल आफंदी ने उसके बेहोश पड़े वजूद से फ़ायदा उठाया था। हॉस्टल पहुंचते ही वो सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने सिंगल रूम में पहुंची और दरवाज़ा अंदर से लॉक करते हुए बैग फाइलें टेबल पर पटक दी और ख़ुद भी बेड पर औंधे मुंह गिर पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगो चुके थे और उसकी नज़रों में 20 साल की उम्र से लेकर अब तक उसके सफ़र के सारे जख्म घूमने लगे। उसे महसूस हो रहा था जैसे उस व्यक्ति ने उसकी 4 साल की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया हो। अबीर रिजवी शहर की एक मशहूर अभिनेत्री और मॉडल अलीना रिजवी की बेटी थी। उसके पापा भी फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर थे। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही आज़ाद ख्याली से की थी। अबीर की 2 बड़ी बहनें और एक भाई था जो अपने माँ बाप के ही नक्शे कदम पर चलते हुए कोई मॉडलिंग तो कोई शोबिज का पेशा अपना चुका था। अबीर बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और अबीर जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, इस दौलत और शोहरत से उसका दिल उचाट होता जा रहा था। वो अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को दिखावे की ज़िंदगी जीते देखती तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी भरने लगती थी। वो खुलकर अपनी मर्जी से सांस लेना चाहती थी। अपने आप को दूसरों के हाथों का खिलौना बनने देना नहीं चाहती थी। उसने देखा था उसके घर हर वक्त नए नए मर्दों का आना जाना लगा रहता था। कोई उसकी माँ से मिलने आता तो कोई उसके बाप से, तो कोई उसकी बहनों से, तो कोई उसके भाई से। सबकी नज़रों में उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब और हवस देखी थी। लेकिन उसकी माँ और उसकी बहनों की नज़र में ये उनका पेशा था, ज़िंदगी जीने का मॉडर्न तरीका था। ये सब करने में कोई बुराई नहीं थी। उसकी दोनों बहनें अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती जैसे कपड़े बदलते हैं। कई लड़कों के साथ वो लिव इन रिलेशन में भी रह चुकी थीं। जैसे जैसे अबीर बड़ी होती गई उसे ये बातें समझ आने लगी थीं और उसे अपने ही घर वालों से घिन महसूस होने लगी। 10वीं के बाद जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसने अपनी क्लास फेलो नूर की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो सिर से पांव तक काले अबाया में लिपट कर आती थी। उसके लहजे में एक ठहराव और बातों में ऐसी गहराई थी कि वो सामने वाले को अपने अखलाक से ही अपना मुरीद बना लेती थी। अबीर को उसमें कशिश महसूस होती थी। वो नूरुल ऐन को रश्क भरी नज़रों से देखते हुए सोचती कि अल्लाह पाक सख्त गर्मी में भी उसे हिजाब ओढ़े देखकर कितना खुश होते होंगे। फिर एक दिन बारिश की वजह से स्टूडेंट्स कॉलेज में बहुत कम आए थे और उनका पूरा दिन लगभग फ्री ही गुजरा था। जब बारिश कुछ थमी तो अबीर नूरुल ऐन के साथ कॉलेज के ग्राउंड में आकर टहलने लगी। नूर, तुम इतनी गर्मी में इतना सख्त पर्दा करती हो, तो क्या अल्लाह पाक तुम्हें इसके बदले इनाम देंगे? अबीर ने अचानक ही वो सवाल पूछ लिया जो बहुत दिनों से उसके दिमाग में घूम रहा था। उसका दीन की तालीम से कभी कोई ख़ास वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए वो पर्दे की अहमियत से बिल्कुल ही अनजान थी। अबीर के सवाल पर नूरुल ऐन की आंखों की चमक बढ़ गई। जानती हो अबीर, इस पर्दे की बदौलत मेरा रब मुझे सबसे ख़ास नेमत से नवाजेगा, वो नेमत जो हर किसी के नसीब में नहीं होगी। नूरुल ऐन के लहजे में गहराई थी और उसकी आवाज़ खुशी से काँप रही थी। अबीर ने हैरत से उसे देखा। नूरुल ऐन ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने लहजे की थरथराहट को संभाला। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि मेरी उन बंदियों को तलाश करो जिन्होंने दुनिया में सिर्फ मेरी रजा के लिए अपने चेहरों को छिपाया था। हालांकि वे हसीन थीं, खूबसूरत थीं, मगर फिर भी मेरे खौफ से, मेरी मोहब्बत में उन्होंने अपने हुस्न को छिपा लिया था, गंदी नज़रों को अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया था। आज मैं खुद उनके चेहरों से पर्दा हटा रहा हूँ
ताकि वे मेरा दीदार करें। अबीर हैरत से आंखें फैलाए नूर को देख रही थी, जिसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। नूर ने अबीर की तरफ देखा और फिर आगे बोली, जिस औरत ने दुनिया में अपना चेहरा सिर्फ इसलिए छिपाया कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, लोगों के तानों को सहा, दुनिया के फैशन को छोड़ दिया, गर्मी, परेशानी, तनकीद सब बर्दाश्त की, तो क़यामत के दिन खुद अल्लाह ताला उसे अपने दीदार से नवाजेंगे। वो लम्हा जब रब्बुल इज़्ज़त खुद चेहरे से पर्दा हटाएगा और फरमाएगा, ऐ मेरी बंदी, तूने दुनिया में खुद को छिपाया था, आज तेरा रब तुझसे छिपेगा नहीं। नूर अब हिचकियों के साथ रो रही थी। क्या ये कम है अबीर? ये इनाम न मालदारों को मिलेगा, न दिखावटी इबादत करने वालों को, बल्कि दिल से हया करने वाली, अल्लाह के लिए पर्दा करने वाली औरतों को मिलेगा, जिनके पर्दे में अल्लाह की मोहब्बत छिपी होती है। अबीर का दिल कांप गया और उसने भीगी आंखों से नूर को अपने सीने से लगा लिया। दिन गुजरते गए और अबीर रोज़ बरोज़ पर्दे की अहमियत के बारे में और भी ज़्यादा जानती गई। जब भी वो रिसर्च करने बैठती, कहीं बेपर्दगी के अजाब से वो कांप उठती, तो कहीं औरतों की बेपर्दगी से पर्दे तक के सफ़र के वाक़यात पढ़ते हुए उसकी आंखें भीग जातीं। अबीर का सेकेंड ईयर भी ख़त्म होने वाला था। नूरुलैन के साथ उसकी दोस्ती को 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अबीर की दिलचस्पी देखकर नूर ने उसे बहुत सी किताबें ला कर दी थीं, ताकि उसके पर्दा करने के इरादे और मजबूत हो जाएं। अबीर पिछले 6 महीनों से नमाज की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद की पाबंदी भी करने लगी थी। वो रो रो कर अपने लिए हिदायत और हिम्मत मांगती थी और आखिरकार उसने पर्दे का पक्का फ़ैसला कर लिया, अपने दीन पर चलने का फ़ैसला कर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी ममा, अपने बाबा के फंक्शनों में जाना छोड़ दिया। कुछ महीनों तक वो सिर्फ खुद को नामहरम, गैर मर्दों की निगाहों से बचाकर रखने में कामयाब रही और उसे ये पर्दा करना बहुत आसान लगा। अभी तक उसकी फैमिली में किसी को इसके बारे में पता नहीं था। उसके कॉलेज जाने के वक्त भी घर पर कोई मौजूद नहीं होता था। उसके मामा, उसके पापा, भाई बहन शूटिंग के कामों में अक्सर रातें घर से बाहर ही गुजारते थे। अबीर के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और उन्हें कॉलेज से फ्री कर दिया गया था। नाश्ते की टेबल पर उस दिन मामूल से हटकर सब लोग मौजूद थे। अबीर की मामा ने एक नज़र उस पर डाली, जो उन सब के मुकाबले बिल्कुल ही सादे होलिये में सफ़ेद शलवार कमीज पहने, दुपट्टे को सिर पर सलीके से सजाए बैठी थी। मेकअप से खाली चेहरा और खामोश आंखें, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। अबीर, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? ना कोई मेकअप, ना कोई ब्लश, ना कोई लिपस्टिक, और ऊपर से सफ़ेद सूट पहनकर सिर पर ऐसे दुपट्टा सजाए बैठी हो जैसे किसी मैयत के घर आई हो। अलीना रिजवी के लहजे में नागवारी थी। ऐसा गेटअप उनका सिर्फ तब होता था जब किसी के यहाँ मातम पर जाना हो, और इस गेटअप के लिए भी अलीना रिजवी ने अपनी एक स्पेशल ब्यूटिशियन और एक स्पेशल ड्रेस डिज़ाइनर को रखा हुआ था, जो माहौल को देखते हुए उनका मेकअप करती और उनके ड्रेस का चुनाव करती थी। उनकी बात पर अबीर एकदम चौंक कर सीधी हुई। मामा, ज़रूरी तो नहीं कि मैयत के घर में ही ऐसी सादगी से रहा जाए। सादगी तो अल्लाह पाक को पसंद है, और फिर खामखा सारा दिन मेकअप किए रखने से मेरी स्किन ख़राब हो जाती है, आप भी ये जानती हैं। अबीर के दो टूक जवाब पर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अलीना रिजवी के माथे पर पड़े हुए बल गहरे हो गए। इस तरह का गेटअप हम सिर्फ मैयत वाले घर जाने के लिए ही करते हैं, तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो। और अगर तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ। पैसे चाहिए हो तो मुझे बताओ, मगर दोबारा मैं तुम्हें घर में इस हालत में न देखूं। अगर कभी अचानक मेरी फ्रेंड्स आ गई और तुम्हें इस हालत में देख लिया, तो वो तो यही सोचेंगी ना कि हम तुम्हें ढंग से पहनने ओढ़ने के लिए पैसे नहीं देते। माँ की बातें सुनकर अबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबसी से एक नज़र उन सबके हुलिये पर डाली। उसकी बहनें और उसकी माँ अधनंगे बदन के साथ बैठी उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखा रही थीं। मेकअप से लथपथ चेहरे, किसी की शर्ट हाफ स्लीव्स थी तो किसी की शर्ट का गला गहरा था। उनके साथ टाइट जीन्स पहने हुए बड़ी बेनियाज और शानो शौकत से बैठी थीं। उनके जिस्म का एक एक अंग साफ नज़र आ रहा था। कभी अबीर का भी ऐसा ही हुलिया होता था, मगर जैसे जैसे उसे शऊर आता गया, अब ऐसे कपड़े देखकर ही उसे घुटन होने लगी थी। अबीर के पापा ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उसकी माँ को टोका, अलीना, बच्ची को सुकून से नाश्ता तो करने दो। इतने दिनों के बाद सब एक साथ बैठे हैं, खामोशी से नाश्ता करो। अलीना रिजवी एक सख्त नज़र अपनी बेटी पर डालकर खामोश हो गई। अबीर के लिए अब एक निवाला भी गले से उतारना मुश्किल हो रहा था। वो खामोशी से टेबल से उठी और कुर्सी पीछे खिसकाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ पड़ी,
रात को एक फैमिली गैदरिंग है जिसमें तुम्हें भी हमारे साथ जरूर चलना है। मैं अब कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, अबीर। और और तब तक अपना हुलिया भी संभाल लेना। सीढ़ियां चढ़ते हुए अबीर का शरीर कांप गया। अब वो अपने पर्दे की हिफाजत कैसे करेगी? हाशिम सुल्तान ने अपनी बीवी पर एक सख्त नज़र डाली। तुम भी हद करती हो अलीना, ये सब तुम इसे बाद में भी समझा सकती थी। बच्ची को ढंग से नाश्ता भी नहीं करने दिया। अलीना ने मुंह के एक्सप्रेशन बदले मगर खामोश रही। अबीर के हाथ पांव ये सोच सोच कर काँप रहे थे कि अब वो क्या करेगी। माँ के साथ उनकी पार्टी में जाना मतलब खुद को उनके हिसाब से ढाल कर जाना था। वही वही छोटे छोटे कपड़े और मेकअप से लिपा पुता चेहरा जो वो हरगिज भी नहीं कर सकती थी। वो नूर को 1000 बार कॉल कर चुकी थी और पूछ चुकी थी कि वो अब क्या करे। हर बार नूर उसे सब्र से समझाती कि बेहतर है तुम उस फैमिली गैदरिंग में जाओ मगर नकाब करके और अबाया पहन कर जाना, ताकि एक बार ही तुम्हारी फैमिली को सब पता चल जाए। जो कयामत आनी होगी वो एक ही बार में आ जाएगी। शाम के 7 बज रहे थे और 9 बजे फंक्शन था, मगर वो अभी तक अपने कमरे में सुन बैठी थी जब उसकी मामा दरवाज़ा खोलकर धड़ाम से अंदर दाखिल हुई। अबीर, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें हमारे साथ चलना है और तुम अभी तक यहाँ बैठी हो। चलो उठो, मेरे साथ पार्लर चलो। अबीर के कांपते होठों से बहुत धीमी सी आवाज़ निकली थी। मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप लोग अकेले चले जाएं। अलीना रिजवी अब खूंखार नज़रों से अपनी बेटी को घूर रही थी, जो पिछले कुछ अरसे से हर गैदरिंग पर कोई ना कोई बहाना बना देती थी और वो उसका बहाना मान भी लेती थी। लेकिन आज जब उन्होंने उसका ये रूप देखा था तो उसे छोड़कर जाने का तो मतलब ही नहीं था। अबीर, मैं तुम्हारा और भी कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करूँगी। पार्टियों में सब तुम्हारा पूछते हैं और मैं अब सबके सामने तुम्हारे बहाने पेश करते करते थक चुकी हूँ। उड़ती हो या फिर मैं नौकरानियों को बुलाकर ज़बरदस्ती तुम्हें गाड़ी में बिठाऊं? अबीर का रंग उड़ गया। जी जी ठीक है मामा, आप जाइए, मैं बस अभी ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी और मैं घर पर ही तैयार होकर आऊँगी, आप फिक्र मत कीजिए। अलीना रिजवी ने उसे परखती हुई नज़रों से देखा। ठीक है, लेकिन अच्छे से तैयार होकर आना। और जो काली साड़ी मैंने तुम्हें दिलवाई थी ना, वो तुमने एक बार भी नहीं पहनी, आज वही पहन कर आना। उसकी मामा हुक्म जारी करते हुए चली गईं। कुछ ही लम्हों के बाद अबीर कांपते कदमों से उठी और वुजू करने के बाद जाए नमाज पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नफल पढ़ने के बाद वो फूट फूट कर दुआ में अपने लिए सब्र और सुकून मांगते हुए रो पड़ी। अलीना रिजवी सबके बीच खड़ी बार बार हाथ में पकड़े हुए मोबाइल में टाइम देख रही थी। 9 बजे का फंक्शन 10 बजे शुरू हुआ था, मगर अब 11 बज चुके थे और अबीर अभी तक नहीं आई थी कि तभी रोशनियों से जगमगाते हॉल में अबीर कांपते कदमों के साथ दाखिल हुई। उसने अबाया पहनने से परहेज किया था क्योंकि वो एक साथ अपनी फैमिली को शौक देना नहीं चाहती थी। लंबी काली मैक्सी जिसमें उसके पांव तक ढके हुए थे, सीने और कंधों पर अच्छे से चादर फैलाए और चेहरे को हिजाब के साथ लपेटे वो स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने लगी। हॉल में मौजूद तमाम मर्दों और औरतों की निगाहों का वो केंद्र बन चुकी थी। उस हुलिये में वो किसी रियासत की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसका भरा भरा जिस्म पूरी तरह ढका हुआ था और लंबे कद के साथ पांव तक आती मैक्सी ने उसकी पर्सनालिटी में एक वकार पैदा कर दिया था। अलीना रिजवी कुछ पलों के लिए पहचान ही न सकी कि वो कौन है, मगर जब अबीर ने पास पहुंचकर उनके करीब खड़ी औरतों को सलाम किया तो उनके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। सब औरतें सलाम का जवाब देने की बजाय फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगीं। अबीर ने आसपास नजरें दौड़ाईं तो सब एक दूसरे के कानों में कान जोड़कर सरगोशियां कर रहे थे। कुछ तंजियां हंसी हंस रहे थे तो कोई उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे उन्हें उसकी मानसिक हालत पर शक हो। तभी पास खड़ी एक औरत ने अलीना रिजवी के बाजू को हिलाया। अरे अलीना, लगता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाने के बहाने मौलवियों से सबक लेने जाती है। उसकी इस बात पर पास खड़ी औरतों की दबी दबी हंसी अलीना के कानों में पड़ी तो उन्होंने अपनी बेटी को बाजू से घसीटते हुए स्टेज से नीचे उतार लिया। तभी अबीर के पापा, जो कुछ ही फासले पर मर्दों के बीच खड़े हैरानी से उन्हें देख रहे थे, आगे बढ़े और अबीर को पकड़कर अपने पीछे कर लिया। अलीना रिजवी ने पलटकर खूंखार नज़रों से उन्हें देखा। अलीना, तुम अपनी बेटी का तमाशा क्यों बना रही हो? इसे घर जाकर समझाएंगे, मगर इस तरह सबके सामने मेरी बेटी को घसीट कर उसकी तौहीन मत करो। तौहीन? हाँ, और जो इसकी वजह से हमारी तौहीन हुई है उसका क्या? अलीना रिजवी का लहजा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था।
तभी अबीर अपने पापा के पीछे से निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हुई। मामा, मेरे इस हुलिये से आपको क्यों लग रहा है कि आपकी तौहीन हुई है? इस सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों की सोच इतनी छोटी क्यों हो गई है? मैं नंगी तो नहीं आई हूँ यहाँ जो सब इस तरह घूर रहे हैं मुझे। वो अभी और भी कुछ कहती कि अलीना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। जबान चलाना बंद करो अबीर। इतना जोर से पड़ा थप्पड़ खाकर वो एकदम से लड़खड़ा गई थी। इससे पहले कि वो गिरती, उसके पापा ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और दहाड़ उठे, अलीना घर चलो। अपनी बीवी पर गुस्सा निकालते हुए वो अबीर को बाजुओं से थामे हॉल के बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ गए। मीडिया हर एक मंजर रिकॉर्ड कर चुका था। कैमरों की चमकती फ्लैश लाइट्स में अलीना रिजवी को अपना वजूद ज़मीन में धंसता महसूस हो रहा था। उन्हें ये सब अपनी तौहीन लग रहा था। फिर वो गुस्से से कदम उठाती हुई हॉल से बाहर निकल गईं। घर पहुंचकर उन्होंने ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। जहां अबीर के पापा उसकी ढाल बने रहे, कभी वो अबीर को समझाने की कोशिश करते तो कभी अपनी बीबी को। उन्होंने फिर से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि वो ये चेहरे पर नकाब न करे, बेशक हिजाब कर ले मगर चेहरा खुला छोड़े और कपड़े ऐसे पहने कि बहुत ज़्यादा आलिमा टाइप की ना लगे। मगर अब अबीर का सब्र जवाब दे गया। इतनी तौहीन तो शायद जिना करने पर भी इस घर में उसकी ना की जाती जितनी उसके पर्दे के फैसले पर की जा रही थी। वो एक पल भर के लिए अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। मामा, अगर मैं अपना जिस्म लोगों की निगाहों से महफूज रख रही हूँ तो आपको ये जिल्लत लग रही है, या अगर इस सोसाइटी में यही जिल्लत है तो मुझे ये जिल्लत कबूल है। मगर मैं अब और अपना जिस्म लोगों के सामने पेश करके उनकी वहाँ समेटना नहीं चाहती। इससे बेहतर है कि मैं अपने रब से क़यामत के रोज़ ये सुनना चाहती हूँ कि वो मुझसे राजी है। अबीर की आंखों से आंसू छलक रहे थे मगर उसने मजबूत लहजे में अपनी बात जारी रखी। पापा क्या चाहते हैं? पापा, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाए? हालांकि जन्नत की खुशबू तो 500 मीलों के फासले से भी आती होगी। क्या आप अपनी बेटी को उस खुशबू से महरूम रखना चाहते हैं? अबीर की हिचकियां बंध चुकी थीं और अलीना की जबान बंद हो गई, मगर अब भी उनके चेहरे पर नाखुशी थी। हाशिम सुल्तान ने अपने सामने खड़ी अपनी बेटी को देखा। वो कब इतनी बड़ी हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी अलीना रिजवी की सख्त आवाज़ सबके कानों में पड़ी। ठीक है, तुम जो करना चाहती हो करो, मगर आज के बाद तो मुझे इस घर में नज़र नहीं आओगी। मैं लोगों के सामने और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए अलीना रिजवी सीढ़ियाँ लांघती हुई नज़रों से ओझल हो गईं। उनके दिमाग की सुई अब भी जिल्लत पर अटकी हुई थी। हाशिम सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और अपनी बेटी के कांपते वजूद को थपकी दी। अगले ही दिन अबीर को हॉस्टल शिफ्ट कर दिया गया। हाशिम सुल्तान अपनी बीवी के हाथों अपनी बेटी की और ज़्यादा तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने ही अबीर के लिए एक बहुत ही अच्छे हॉस्टल का इंतज़ाम कर दिया। अलीना रिजवी अबीर की सूरत भी नहीं देखना चाहती थीं, इसीलिए अबीर ने दोबारा कभी अपने घर में कदम नहीं रखा। उसकी बहनों और उसके भाई को भी उससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ उसके पापा थे जो महीने 2 महीने के बाद अपनी बिजी लाइफ रूटीन में से वक्त निकाल कर उससे मिलने आते, 1-2 घंटे उसके साथ घूमते फिरते और उसे वापस हॉस्टल छोड़ जाते। और फिर ये इकलौती खुशी भी उसके पास नहीं रही जब उसे पता चला कि उसके पापा हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे। उस दिन वो सच में इस दुनिया में अकेली रह गई। वो बहुत रोई थी। खुद को पूरी तरह कवर करके वो अपने पापा को आखिरी बार देखने गई थी। उसका जी चाहा वो अपने बाप के बेजान वजूद से लिपट लिपट कर रोए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसकी नज़र अपनी माँ और अपनी बहनों पर पड़ी जो इस मौके पर भी चेहरों पर मेकअप किए और ब्रांडेड स्टाइलिश कपड़े सफ़ेद कपड़ों में ऐसे बैठी थी कि नज़ाकत उनके हर अंदाज से साफ झलक रही थी। किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। वो अपनी बाप की मौत पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने बाप को एक आखिरी नज़र देखकर वहीं से पलट कर आ गई और फिर उसने खुद को अपने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। एक लंबा अरसा गुजर चुका था। पापा के इंतकाल ने उसे बिल्कुल तन्हा कर दिया, मगर उसके रब से उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद जब अबीर ने शहर की एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसके ग्रेड्स की बुनियाद पर उसे बहुत आसानी से नौकरी मिल गई। मगर आज उसी कंपनी के मालिक की इस हरकत ने अबीर की रूह तक को छलनी कर दिया था। उसने जितना खुद को बचा बचा कर रखा था, आज उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका सब कुछ लुट चुका था।
अचानक उसकी उंगलियों ने अपने होठों को छुआ था और वो स्पर्श महसूस होते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। साहिल आफंदी शहर का एक मशहूर और नामी बिजनेसमैन था। उसके माँ बाप अमेरिका में सेटल थे, मगर वो हिंदुस्तान आकर बहुत कम अरसे में ही बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना चुका था। कमरे में मध्यम सी रोशनी और सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। साहिल आफंदी घर आने के बाद से खुद को कमरे में बंद किए एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहा था। उसका दिमाग अब भी अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ की वजह से घूम रहा था। वो मामूली सी लड़की सारे स्टाफ के सामने उसे थप्पड़ मारकर चली गई थी। तभी साहिल के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो झट से उठकर साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठा गया और एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर घंटी बजने के बाद कॉल अटेंड कर ली गई और दूसरी तरफ से बड़े ही अदब भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जी सर, 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे कल रात ख़राब होने वाली लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज भेजो और उसके सारे रिकॉर्ड ख़त्म कर दो। कठोर लहजे में हुक्म देता हुआ वो कॉल काट चुका था और ठीक 10 मिनट के बाद उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसने झट से उसे खोलकर वीडियो प्ले की। सामने चलती वीडियो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देखो अबीर रिजवी, तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे उलट पुलट करके रखता हूँ। वो अपने दिल में एक प्लान बनाता हुआ खुद को रिलैक्स महसूस कर रहा था। अगली सुबह अबीर उठी और नाश्ता करके फ्रेश होने के बाद वो ऑफिस के लिए तैयार हुई। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज रिजाइन कर देगी। उसमें हिम्मत नहीं थी रोज रोज उस शख्स का सामना करने की जिसने उसके चरित्र के सारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। अब आया पहनकर नकाब करने के बाद उसने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली और गहरी सांस भरती हुई कमरे को लॉक करके हॉस्टल से बाहर निकल गई। साहिल आफंदी सुकून भरे अंदाज में अपने ऑफिस में टांग पर टांग रखे बैठा हुआ था। अबीर का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि रिजाइन किए बिना वो इस ऑफिस से जान नहीं छुड़ा सकती। इसीलिए उसे यकीन था कि वो आज जरूर आएगी। अबीर जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, सारे स्टाफ की नज़रें उस पर जम गईं। सब उसे देखकर आपस में सरगोशियां करने लगे, मगर अबीर मजबूत कदमों से चलती हुई साहिल आफंदी के केबिन के सामने जाकर एक पल के लिए रुकी थी। उसने अपनी कांपती सांसों को संभाला और केबिन का दरवाज़ा खोलकर एक नज़र अंदर डाली, जहां साहिल आफंदी सुकून से टांग पर टांग चढ़ाए कुर्सी की पीठ से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। मैं आई कम इन सर? उसके कानों में अबीर की आवाज़ पड़ी तो उसने उसी पोजीशन में बैठे हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। अबीर केबिन का दरवाज़ा बंद करती हुई मजबूत कदमों से चलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। साहिल ने आंखें खोलकर आईब्रो उचकाकर उसे बैठने का इशारा किया। अबीर ने उसके घमंडी अंदाज पर मुट्ठियां भींच ली मगर खड़ी रही। सर, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं रिजाइन करने आई हूँ। और साहिल तंजिया हंसी हंसता चला गया और अपनी कुर्सी से उठा और उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास आकर आगे की ओर झुका। मिस अबीर रिजवी, आपने ये खुशफहमी कैसे पाल ली कि सारे स्टाफ के सामने मुझ पर हाथ उठाने के बाद मैं आपको चुपचाप रिजाइन करके इस कंपनी से जाने दूंगा? इसके साथ ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके नकाब में लिपटे चेहरे को छूना चाहा, जब अबीर एक झटके से पीछे हटी। सर, आप अपने हद में रहकर बात कीजिए, और रही बात इस कंपनी को छोड़ने की, तो ये मेरा जायज़ हक है। मैं जब चाहूँ इस्तीफ़ा दे सकती हूँ। आप मुझे मेरे इस हक से महरूम नहीं कर सकते। अबीर का लहजा काट खाने वाला था और साहिल एक कहकहा लगाते हुए फिर से उसकी तरफ बढ़ा। अबीर पीछे हटती हुई केबिन की दीवार से जा लगी। साहिल ने उसके पास पहुंचकर दोनों हाथ उसके चारों तरफ दीवार पर रख दी और उसके कानों में सरगोशी की। मिस अबीर, कल रात जो भी उस लिफ्ट में हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है और उसी के दम पर मैं आपसे आपके सारे जायज़ हक छीनने की सलाहियत रखता हूँ। तभी साहिल ने एक हाथ दीवार से हटाकर उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरी। अबीर का खून खौल उठा। वो उसे धक्का देती हुई उससे दूर हुई। झूठ बोल रहे हैं आप मुझे डराने के लिए ये सब कह रहे हैं ना? साहिल के होंठों की शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और उसके सामने एक वीडियो प्ले कर दी। वीडियो के हर गुजरते सेकंड के साथ अबीर को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि अबीर को बेहोश होता देख साहिल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और फिर बहुत देर तक वो थोड़ी थोड़ी देर से उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए उसकी सांसें बहाल कर रहा था। ये देखकर अबीर के हाथ पांव कांपने लगे और उसके गाल आंसुओं से तर हो गए। उसकी रुंधी हुई आवाज़ साहिल के कानों में पड़ी कि क्या चाहते हैं आप?
मैं इस महीने की सैलरी भी नहीं लूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और मुझे रिजाइन। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती साहिल ने उसकी बात काट दी। दोबारा तुमने रिजाइन का लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो मैं इस वीडियो को वायरल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अबीर को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो टेबल का सहारा लेकर कुर्सी पर बैठ गई। आप प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दें। आप जो चाहेंगे मैं वो करूँगी, मगर प्लीज़ इस वीडियो को वायरल मत कीजिए। अबीर ने बेबसी से उसकी मिन्नत की। साहिल उसके सामने घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, एक शर्त पर मैं ये वीडियो डिलीट करूँगा। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अबीर ने आंखें फाड़कर उसे देखा। आप होश में तो हैं? आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आप जैसे इंसान से निकाह करूँगी? साहिल आफंदी कहकहा लगाते हुए उठकर खड़ा हो गया। ओके मिस प्रेटी, आपके इनकार पर अब मुझे ये वीडियो वायरल करने पर कोई पछतावा नहीं होगा। उसकी उंगलियां तेजी से मोबाइल की स्क्रीन पर चल रही थीं और अबीर के होश उड़ गए। वो एक झटके से उठी। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अबीर ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। जब साहिल ने मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने करते हुए आईब्रोज गाई, बस एक क्लिक की देर थी और फिर अबीर की जिंदगी तबाह। अबीर को पत्थर बने देख साहिल ने बेनियाजी से कंधे उचका दिए और मोबाइल का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। इससे पहले कि वो क्लिक करता अबीर चीखी, नहीं, ठीक है ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर ऐसा मत कीजिए प्लीज़। साहिल के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कान उभरी और उसने सुकून से मोबाइल लॉक करते हुए अपनी जेब में डाल लिया और दीवार से टेक लगाकर हाथ सीने पर बांधे खड़ा हो गया। अबीर उसके सामने फर्श पर बैठी हिचकियों के साथ रो रही थी। 10 मिनट तक भी जब उसका रोना ख़त्म नहीं हुआ तो साहिल की उकताई हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मिस प्रेटी, क्यों अपनी हसीन आंखों पर जुल्म कर रही हैं? थोड़े से आंसू अपने निकाह के वक्त के लिए भी बचा कर रख लीजिए, और कुछ आंसू उस वक्त के लिए जब सुहागरात में मेरी शिद्दतें सहते हुए तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों से गिरेंगे, और मैं उन आंसुओं को अपने होठों से चुन लूँगा। उसकी इन बेशर्मी भरी बातों से अबीर का चेहरा लाल हुआ था। उसने जख्मी नज़रों से उसकी तरफ देखा और वो शहद रंग जैसी सुनहरी निगाहें साहिल के दिल में तीर बनकर उतरी थीं, मगर वो सपाट चेहरा लिए खड़ा रहा। अबीर ने अपने सामने खड़े घमंडी और उस बेरहम इंसान को देखा जिसके चेहरे पर पछतावे की एक झलक तक नहीं थी। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो इस शख्स के सामने खुद को और कमज़ोर नहीं दिखाएगी, और फिर फर्श से उठकर खड़ी हो गई। साहिल की आंखों में आंखें डालते हुए वो सख्त लहजे में बोली, आपने जितना मुझे रुलाना था रुला लिया, लेकिन निकाह के बाद अगर मैंने आपकी ज़िंदगी जहन्नुम न बना दी तो मेरा नाम भी अबीर रिजवी नहीं। ये कहते हुए वो तेज तेज कदम उठाती केबिन से बाहर निकल गई। साहिल आफंदी भी चेहरे पर शैतानी मुस्कान सजाए सिर झटकता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे शाम तक निकाह की तैयारियां मुकम्मल करनी थीं। अबीर हॉस्टल पहुंचते ही वुजू करके जायनमाज बिछा चुकी थी। काफ़ी देर सजदे में रोने के बाद वो वहीं सो गई, और जब मोबाइल की घंटी पर उसकी आंख खुली तो उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डालते हुए मोबाइल उठाया। शाम के 6 बज रहे थे। वो इतनी देर तक सोती रही उसे पता ही नहीं चला था। स्क्रीन पर अनजाना नंबर देखकर वो ठिठकी, मगर फिर कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम। उसकी आवाज़ में नींद की खुमारी थी। फ़ोन की दूसरी तरफ उसकी नींद से भरी आवाज़ सुनकर साहिल के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मिस प्रेटी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो उठकर फ्रेश हो जाइए। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ जो आपको पार्लर छोड़ देगी। 1 घंटे में हमारा निकाह है। साहिल के ख़ास अंदाज में आवाज़ सुनकर अबीर की आंखें पूरी तरह खुल गईं। इससे पहले कि वो कुछ कहती कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उसने गुस्से से मोबाइल को देखा और फिर उठकर वॉशरूम में घुस गई। नहाकर निकली तो बाहर गाड़ी आ चुकी थी। वो जानती थी कि विरोध करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। अबीर को दुल्हन की तरह सजाया गया और फिर एक सादी सी तकरीब में वो निकाह के बंधन में बंध गए। निकाह की तकरीब में साहिल ने अबीर के लिए पर्दे का पूरा इंतजाम किया था और किसी भी नामहरम की नज़र उस पर पड़ने नहीं दी थी। निकाह के बाद औरतें अबीर को साहिल के कमरे में छोड़कर खामोशी से वापस पलट गईं। अबीर ने एक नज़र कमरे पर डाली और बेड पर सजी सेज और फर्श पर पड़ी फूलों की पंखुड़ियों को देखते हुए चेहरे के भाव बदल लिए। इंतजाम तो ऐसे किए हैं जैसे इनकी शादी की पहली रात बहुत रोमांटिक होने वाली है। आने दो कमरे में, ऐसी सुहागरात मनवाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। कमरे में जलती धीमी रोशनी से उसे घुटन सी महसूस हो रही थी।
आगे बढ़कर बोर्ड पर हाथ मारते हुए उसने सारी लाइटें जला दी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली। गहरे लाल रंग के गहरे गले वाले ड्रेस में पूरी दुल्हन के रूप में सजी हुई वो जानलेवा हसीन लग रही थी। उसने एक एक करके अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। अभी उसने हाथों की चूड़ियां उतारी ही थीं कि साहिल दो चार आए मेहमानों को रुखसत करने के बाद कमरे का दरवाजा लॉक करता हुआ उसकी तरफ पलटा। उसने पहली बार अबीर को इतने खुले रूप में देखा था। उसकी नज़रें अबीर के चेहरे के खूबसूरत नए नक्श को देखने के बाद उसकी गर्दन से होती हुई उसके गहरे गले पर ठहर गई। उफ, उसकी खूबसूरती देखकर आहिल जैसे सांस लेना भूल गया। उसकी आंखों में मचलते जज्बात देखकर अबीर ने फौरन अपने दोनों हाथों से अपना सीना ढक लिया। ये किस तरह का बेहुदा ड्रेस आपने मेरे लिए भेजा था? साहिल उसकी आवाज़ से होश में आया। अबीर गुस्से से लाल चेहरा लिए उसे घूर रही थी। साहिल के होठों पर मुस्कान फैल गई। वो कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आया। तभी अबीर एक झटके से पलटी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। साहिल ने फौरन आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। कहाँ जा रही हो? मुझे जी भरकर देखने तो दो। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अबीर ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और उसके बेसुरी आवाज़ में गाए गए गाने को नज़रअंदाज करते हुए गर्जी, जहन्नुम में जा रही हूँ, चलेंगे साथ? साहिल ने एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर डाली और एक नज़र उसके जानलेवा होलिये पर। उफ, तुम मुझे अपने साथ वॉशरूम चलने की दावत दे रही हो? मैं तो दिलो जान से राजी हूँ तुम्हारे कपड़े उतरवाने में मदद करने के लिए। अबीर को इस बेहयाई की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो पैर पटकती हुई गुस्से के साथ वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। पीछे से उसे साहिल की जोरदार हंसी सुनाई दी थी और वॉशरूम के अंदर बंद अबीर का बस नहीं चल रहा था कि उसका खूबसूरत चेहरा नाखूनों से नोचकर ख़राब कर दे। अब वो बेड पर बैठा उसके वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा, मगर अबीर का शायद सारी रात वॉशरूम में ही गुजारने का इरादा था। वो दिन भर का थका हुआ था, इसलिए अबीर के इंतजार में बैठे बैठे उसकी हल्की सी आंख लग गई। 2 घंटे गुजरने के बाद अबीर ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांका। साहिल को सोता देखकर उसने सुकून की सांस भरी। 2 घंटे वॉशरूम में खड़े खड़े उसकी टांगें जवाब दे गई थी, मगर साहिल के साथ रात गुजारने के मुकाबले उसे ये तकलीफ़ मंजूर थी। वो अब और खड़ी नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसने धीरे से सोफे पर बैठते हुए अपनी हील उतारी और अपने पाँव सहलाए। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी सारी ज्वेलरी उतार कर सामने पड़ी टेबल पर रख ली। बालों की पिनें निकालते निकालते उसके हाथ थक गए थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो हर चीज़ उठा कर दीवार पर दे मारे। उसने बहुत संयम से अपने बालों में लगी आखिरी पिन खींच कर निकाली और एक झटके से बाल खोलकर वो सोफे पर ढह गई। उसने ये काम इतनी सावधानी से किया था कि जरा सी भी आवाज़ न आए। उसे पता था अगर साहिल जाग गया तो उसके मुंह जोड़ जज्बों को लगाम लगाना उसके बस की बात नहीं थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसने अपने कपड़ों की ओर देखा और धीरे से उठकर अलमारी खोली, जिसके एक खाने में कुछ हल्के और कुछ भारी कढ़ाई वाले खूबसूरत कपड़े टंगे थे। वो सारी तैयारियां पहले ही कर चुका था। उसके साइज के ढेर सारे सूट उसने अलमारी में हैंग कर रखे थे। उसने शुक्र की एक सांस भरी और एक सूट बाहर निकाला, लेकिन उसे इस वक्त सिर्फ सूट की ज़रूरत नहीं थी, कुछ और सामान की भी ज़रूरत थी। उसने इधर उधर कपड़े हटाकर देखा, लेकिन उसे कोई भी सामान नहीं मिला। फिर किसी ख्याल के तहत उसने अलमारी का दूसरा पल्ला खोला तो सामने ही रखी चीज़ों को देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने झट से अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी भी तमीज़ नहीं, औरतों की प्राइवेट चीज़ें इस तरह सामने न रखी जाएं। बेशरम इंसान, इन्हें थोड़ा साइड में भी तो रख सकता था ना। वो बड़बड़ाते हुए फिर से वॉशरूम में घुस गई। अलमारी का पल्ला खुलने की आवाज़ से साहिल की आँख खुल गई थी, मगर वो सोने का नाटक करता रहा। अबीर के अस्तगफिरुल्लाह कहने पर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। थोड़ी ही देर में अबीर वॉशरूम से बाहर निकली और कपड़े सोफे पर फेंक दिए। वो दिन भर की थकी हुई थी और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने भारी कपड़े तह करके रखे। उसने एक नज़र साहिल पर डाली और फिर धीरे से बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो नींद की आगोश में चली गई। साहिल ने उसे सोता देखकर अपनी आंखें खोली। अबीर अब नींद की हालत में उसकी तरफ मुंह की लेटी थी। दुपट्टे से बेपरवाह सोती हुई वो साहिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। साहिल धीरे से उठा, कमरे की लाइट बुझाई और अबीर के साथ बेड पर लेटते हुए धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर धीरे धीरे उसे अपने होठों से छूते हुए अपने होठों की प्यास बुझाने लगा।
उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अबीर को जगाकर उसे अपना साथ देने पर मजबूर कर दे। उसकी गुस्ताखियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं, सांसें गहरी होने लगी थीं, दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी और उसकी तेज सांसें अपनी गर्दन से नीचे महसूस करते हुए अबीर की आंखें खुल गईं। रात का न जाने कौन सा पहर था और साहिल उस पर बुरी तरह सवार अपने होठों की प्यास बुझा रहा था। अबीर को जब समझ आया तो उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। अबीर ने उसे हटाने की कोशिश की मगर उसके भारी भरकम वजूद के आगे वो बेबस थी। अबीर के विरोध पर साहिल ने उसकी गर्दन से मुंह उठाते हुए बहकी हुई लाल नज़रों से अबीर को देखा। कमरे की मध्यम रोशनी में साहिल की नज़रों की खुमारी महसूस करते हुए अबीर के होंठ कांप उठे और उसके लाल अनारी होठों को कांपते हुए देखकर साहिल से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अबीर के होठों को बेरहमी से अपने होठों में ले लिया। अबीर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। मदहोशी में बहकता हुआ साहिल उससे थोड़ा सा गाफिल हुआ तो अबीर ने झट उसके होंठ पर जोर से काटा था। उसने पूरी ताकत लगाकर झटके से साहिल को पीछे धकेला। इस अचानक आफत पर उसकी पकड़ एकदम ढीली हुई और मौका पाते ही अबीर उसे धक्का देती हुई बेड से उठकर खड़ी हुई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मैं इस जबरदस्ती की निकाह को नहीं मानती साहिल आफंदी। खबरदार जो तुमने दोबारा मुझे हाथ लगाया। ये क्या बदतमीजी है अबीर। बट आई लाइक इट यार। अपने होठों से छलकते खून की बूंद को अपनी उंगली के पोर से छूता हुआ वो मदहोश अंदाज में बोला और फिर उठकर उसकी तरफ बढ़ा। अबीर को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसकी नज़र बालकनी पर पड़ी और वो भागते हुए बालकनी में पहुंच गई। न जाने कब और क्यों साहिल की कुर्बत में उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं, मगर अब उसे फिर से साहिल से नफरत होने लगी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। अगर अगर आप एक कदम भी मेरे करीब आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। और साहिल का खुमार उसी पल उतर गया। वो आंखों में गुस्सा लिए आगे बढ़ा। ये क्या पागलपन है अबीर, हटो वहाँ से। जब अबीर बालकनी के किनारे पहुंचकर गुस्से से चिल्लाई, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, दूर रहे मुझसे। उसके अंदाज में ऐसा यकीन था कि साहिल के कदम जम गए। वो पलटा और तेजी से कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। अबीर ने सुकून की सांस ली और दौड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस आकर बेड पर लेट गई। अब उसे खुद पर अफसोस हो रहा था कि वो कैसे उस पर भरोसा करके इतनी बेखबर होकर सो गई। जब अब कमरे का दरवाज़ा लॉक था इसलिए वो फिर से सुकून से सो गई। साहिल साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बेडरूम से सटा ये कमरा साहिल का पसंदीदा रूम था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सामने दीवार पर लगे बोर्ड पर टंगी तस्वीरों को देखने लगा। ये तस्वीरें अबीर रिजवी की थीं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता एक एक तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। फिर उनमें से एक तस्वीर को चूमता सामने सोफे पर बैठ गया और उन तस्वीरों को दोबारा ताकने लगा। उसका दिल सुकून से भर गया। जिस लड़की को उसने शिद्दत से चाहा था वो अब उसके निकाह में थी और यही हकीकत उसके दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। फिर वो सोफे की पीठ से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। उसकी आंखों में अतीत का एक एक मंजर घूमने लगा। साहिल आफंदी ऑफिस में अबीर के पहले दिन ही उसकी नज़रों की हया और उसकी पाकीजगी पर दिल हार बैठा था। उसने ज़िंदगी में बहुत सी पर्दे वाली लड़कियां देखी थीं, मगर जो हया उसने अबीर की नज़रों में देखी वो उसके लिए बिल्कुल नई थी। फिर वो अक्सर ही अबीर पर नज़र रखने लगा। कभी ऑफिस की कैंटीन में वो दूर से उसकी तस्वीर खींच लेता तो कभी वो उसके पास हाथ में मोबाइल पकड़ कर जाता और उसे ऐसे दिखाता जैसे वो मोबाइल पर टाइपिंग कर रहा हो और अबीर को काम के बहाने अपनी तरफ मोड़ता और जब वो नज़रें उठाकर उसकी ओर देखती तो वो खामोशी से उस पल को अपने मोबाइल में कैद कर लेता और फिर घर आने के बाद घंटों उन सुनहरी आंखों के घेरे में खोए रहता। वो उसके पर्दे और हिजाब की बहुत इज्जत करता था, मगर उस दिन लिफ्ट में उसकी सांसें अटकी देखकर उसकी जान पर बन गई। वो अपनी पसंदीदा लड़की को अपनी नज़रों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए अबीर की जान बचाने के लिए उसे जो भी समझ आया उसने उस वक्त वही किया और वो उसे सबके सामने बेहिजाबी नहीं करना चाहता था। मगर उसकी बही आंख लग गई और अगले दिन अबीर की आंखों के साथ ही उसकी आंख भी खुली थी। तब तक सामने एक हुजूम खड़ा था और फिर अबीर के थप्पड़ ने उसे तोड़ कर रख दिया। उसके लहजे में अपने लिए नफरत सहन नहीं हुई थी उसे। अबीर की नज़रों में अपने लिए नफरत आज भी उसके दिल को जख्मी कर गई थी, मगर वो उसे कुछ समय देना चाहता था और अधिक जोर जबरदस्ती करके वो उसे अपने से दूर नहीं कर सकता था। अगली सुबह पड़ रही बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। सुबह के 9 बजे अबीर ने कसमसाकर आंखें खोली और एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई।
उसकी नज़रों में रात का मंजर घूमा, उसकी गर्म दहकती सांसें और अपने होठों पर उसके होठों का वो जुनूनी स्पर्श याद करके उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कितना बेशर्म इंसान है। शर्म से लाल चेहरा लिए हुए उसने पलटकर दरवाजे को देखा जो अभी तक लॉक था, तो वो सुकून की सांस भरते हुए उठी और वॉशरूम में चली गई। साहिल 1 घंटा पहले ही जाग चुका था। अबीर के मूड को देखकर उसने वलीमे का फंक्शन कैंसिल कर दिया था और अब वो किचन में खड़ा अपनी नई नबेली दुल्हन के लिए नाश्ता बना रहा था। अबीर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो किचन से आती खटपट की आवाज़ सुनकर वो उधर ही देखने लगी। वो उड़ते ही साहिल के सामने नहीं जाना चाहती थी, मगर उसके पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। वो इन 2 दिनों में वही 18 साल की अबीर बन चुकी थी, जिद्दी, नखरीली और हर हाल में मुकाबले में जीतने वाली। जब वो नूर से मिली थी तो उसके बाद से उसमें बहुत बदलाव आए थे। उसके बात करने का अंदाज बदला था। उसने बेवजह जिद करना छोड़ दिया था और ख़ुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। मगर अब उसकी पुरसुकून ज़िंदगी को इस शख्स ने 2 दिनों में ही उलट पुलट कर रख दिया था। इसीलिए उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उसे इतनी तकलीफ़ देती और ऐसी ही उसकी ज़िंदगी का अचानक से रुख मोड़ देती। कल रात उसकी जीत हुई थी। यही सोचते हुए वो मगरूर अंदाज में चलती किचन में आई, जहाँ साहिल नाश्ता बना चुका था और अब चाय कपों में डाल रहा था। उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी तो पलट कर देखा। सामने ही वो कातिल हसीना बड़ी ही शान से खड़ी उसे तक रही थी। साहिल उसके कॉन्फिडेंस पर एक पल के लिए हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद कमरे से बाहर निकलेगी। उसने एक कप उठाकर टेबल पर रखा और उसके इशारा करने से पहले ही अबीर ने कुर्सी खींची और बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। साहिल को धक्के पर धक्के लग रहे थे। उसकी शादी की पहली रात बर्बाद करके वो कितना सुकून में थी। वो भी कड़ी आंखों से उसे देखते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। नाश्ते की टेबल पर खामोशी छा गई। साहिल उसका मूड समझ नहीं पा रहा था, मगर उसे कुछ न कुछ अंदाजा हुआ कि शायद अबीर को अपने रवैये का एहसास है और इसीलिए वो चुप है। नाश्ता ख़त्म करके अबीर ने चाय का कप उठाया और बाजू टेबल पर टिकाए चाय का घूंट भरते हुए साहिल की आंखों में देखा। साहिल जो नाश्ते का आखिरी कुरकुरा चबा रहा था, अबीर के इस तरह देखने पर कुरकुरा उसके गले में अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। अबीर ने कप रखते हुए गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो उसे धक्के पर धक्के दे रही थी। कल तक जो अबीर उसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आज उसके बदले बदले अंदाज साहिल के लिए पचाना मुश्किल हो रहे थे। साहिल ने पानी का गिलास पकड़ा। जब उसकी खांसी कुछ बेहतर हुई तो उसने अबीर की तरफ देखा। अबीर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अबीर हल्का सा मुस्कुराई। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, वो तंजिया अंदाज में कहती हुई कुर्सी धकेल कर उठी और वापस कमरे में चली गई। साहिल अभी तक वहीं पागलों की तरह बैठा था। अबीर कमरे में पहुंची तो उसके होठों पर बेजई मुस्कान थी। वो निगाही हुई निगाहों में उसे घायल कर आई थी। साहिल आफंदी, ये तो कुछ भी नहीं, अभी मैं तुम्हें इससे भी बड़े झटके दूंगी, तुम्हारी सांसें उखेड़ कर रख दूंगी। कल रात साहिल के चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर उसके हाथ साहिल की कमजोरी लग गई थी। उसे कुछ हद तक महसूस हो चुका था कि साहिल सब सह लेगा, मगर उसका दूर जाना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर वो साहिल के इस अंदाज को सिर्फ उसकी हवस समझ रही थी। वो नहीं जानती थी कि साहिल आफंदी तब से उसके इश्क में गिरफ्तार है जब उसने सिर्फ अबीर की आंखें देखी थीं। वो अब सिर्फ साहिल के घर से बाहर जाने के इंतजार में थी। उसका इरादा था कि साहिल के जाते ही वो इस घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह से शाम हो गई मगर साहिल घर से बाहर नहीं गया। उसे अब कोफ्त हो रही थी। वो कई बार देख चुकी थी, मगर साथ वाला रूम अभी भी वैसे ही बंद था। सुबह साहिल नाश्ता करने के बाद उस कमरे में गया था और अब तक नहीं निकला था। पता नहीं कौन सा खजाना रखा है इस कमरे में, जहाँ से निकल ही नहीं रहा। वो धीरे से बड़बड़ाई। साहिल जो ठीक से रात को सो नहीं पाया था, फिर से उस रूम में आकर अबीर की तस्वीरें देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। वो झटके से बेड से उठा। वो इतनी देर तक कैसे सोता रह सकता था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर धमाके से अबीर के रूम में दाखिल हुआ। उसे ख्याल आया था कि वो अब तक सो रहा होगा तो अबीर ने कुछ नहीं खाया होगा। वो जो बेड पर लेटी थी हड़बड़ा कर उठी। क्या हो गया? कौन सा तूफान आ गया है? आराम से नहीं आया जाता? अबीर दिल पर हाथ रखे अब उस पर गुस्सा निकाल रही थी। साहिल ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। अबीर, तुमने खाना खाया? मैं सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला।
कि तुम दोपहर से भूखी बैठी हो। मैं अभी खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। इससे पहले कि वो मुड़ता अबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैंने खाना खा लिया है, आपकी मोहताज नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, खुद बनाकर खा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर साहिल ने ठंडी सांस भरी। उसे अच्छा लगा कि अबीर ने इस घर को अपना घर समझते हुए खुद से खाना खा लिया था। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने बेड पर बैठ गया। उसकी आंखें नींद के खुमार से अभी भी लाल थीं। अबीर ने उसे बैठता देखकर झट से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अबीर के इतना सिमटने पर साहिल तप गया। अभी थोड़ी देर पहले उसे जो अबीर पर प्यार आ रहा था, अब गुस्से से लाल हो गया। क्या हो गया है? पति हूं तुम्हारा, कोई गैर नहीं। पति होंगे आप, लेकिन अपने ख्यालों में। मैं बता चुकी हूँ कि मैं इस जबरदस्ती की निकाह को नहीं मानती, इसलिए मुझसे दूर रहिए। अबीर की दो टूक जवाब पर साहिल ने उसे टांगों से खींचकर अपने करीब किया। और अगर दूर ना रहूं तो? तुम्हारे बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि तुम्हारे वजूद में उतर जाऊं तो? साहिल ने उसके कान में सरगोशी की और फिर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। अबीर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। साहिल, जो बुरी तरह से उसमें खोया हुआ था, अब पीछे हटकर अपने सिर पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि अबीर उस पर इस तरह हमला भी कर सकती है। उसके सिर से खून उबल उबल कर निकल रहा था। उसका इतना खून बहता देखकर अब तो अबीर के हाथ पांव भी कांप उठे थे। ये उसने क्या कर दिया था? वो तुरंत साहिल की तरफ बढ़ी। आई एम सॉरी साहिल, मैं ये नहीं करना चाहती थी, मगर आपने मुझे मजबूर किया। साहिल का हाथ खून से रंग चुका था, मगर वो दहाड़ा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं दरिंदा हूँ, जंगली हूँ, जो तुम्हारे शरीर का भूखा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो अबीर, और तुमसे सुकून लेना मेरा हक है। मैंने निकाह भले ही तुमसे ज़बरदस्ती किया, मगर दिल से किया। देखना चाहती हो मेरी दरिंदगी, तो उठो चलो। उसने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे कमरे में खींचा। सामने लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर खूबसूरत लाइटिंग से मिस प्रिटी लिखा हुआ था। ये देखो, ये है मेरी हवस, ये है मेरी दरिंदगी। हाँ, ये है वो मोहब्बत जिसकी तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। 2 सालों से तुम्हारे इश्क में तड़प रहा हूँ। 2 सालों से मैंने शादी से पहले तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। मगर मेरी मोहब्बत हवस होती अगर मेरी मोहब्बत हवस होती तो तुम मेरे निकाह में यहाँ मेरे सामने नहीं होती, बल्कि ऑफिस के उसी केबिन में उस दिन जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, तभी तुम्हारे वजूद का फ़ायदा उठा सकता था मैं। मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता था। साहिल लगातार चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अबीर आंखें फाड़े सामने लगे बोर्ड को देखती रही। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और साहिल अपने सिर को हाथों में थामे फर्श पर गिर गया। साहिल, अबीर ने चिल्लाते हुए उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रखा और अपना दुपट्टा उसके सिर पर बांधा और तुरंत पास पड़ी साहिल का मोबाइल उठाकर एम्बुलेंस को कॉल की। थोड़ी ही देर में वो एम्बुलेंस में बैठी उसे लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। वो लगातार रो रही थी। साहिल की उखड़ती सांसें उसकी जान ले रही थीं। उसने सच में अपने कहे के अनुसार उसकी सांसें उखाड़ दी थीं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर को रूम से निकलते देखकर वो उसकी तरफ भागी। डॉक्टर, मेरे मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? अबीर हिचकियों से रो रही थी। जब डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत कीजिए, खून बहुत बह गया है, मगर समय पर खून मिलने से हम उनकी जान बचाने में कामयाब हो गए हैं। कुछ ही घंटों में उन्हें होश आ जाएगा तो आप उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अबीर की सांसें बहाल हुईं और वो भागती हुई प्रेयर रूम में चली गई। वुजू करने के बाद उसने शुक्राने के नफल अदा किए और दुआ में वो बहुत देर तक अपने रब से माफ़ी मांगती रही। वो ये बात कैसे भूल गई थी कि निकाह जैसा पाक रिश्ता कभी भी अल्लाह पाक की रजा के बिना नहीं जुड़ सकता। उसने अपने शौहर के साथ साथ अपने रब को भी नाराज कर दिया था। फिर वो जाया नमाज समेटती उठकर खड़ी हुई। रब को वो मना चुकी थी, मगर शौहर को मनाना अभी बाकी था। हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुई तो साहिल अभी तक आंखें बंद किए लेटा था। वो धीरे धीरे चलती उसके बेड के पास पड़ी चेयर पर जा बैठी। कांपते हाथों से साहिल के हाथ को थामा और उस पर अपने होंठ रख दिए। साहिल, उसका नाम पुकारते हुए उसकी हिचकियां बंद गईं। साहिल जो होश में आ गया था, मगर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अबीर के इस नरम स्पर्श पर उसने आंखें खोली। अबीर ने आंसुओं से भरी आंखें उठाईं तो साहिल उसे ही देख रहा था। आज पहली बार अबीर ने उन आंखों और उस चेहरे की खूबसूरती को महसूस किया था। उसने साहिल के हाथ को अपने गाल से लगाया। साहिल, मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैंने आपको बहुत गलत समझा, आपकी मोहब्बत पर शक किया। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अबीर की एक बार फिर से हिचकियाँ बन गई थीं। उसके आंसू साहिल के दिल पर गिर रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से अबीर के आंसू साफ किए। मिस प्रेटी, कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अपनी इन प्रेटी आंखों पर जुल्म मत किया करे। साहिल के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। साहिल, आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? अबीर उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आंखों में हैरानी लिए उसके खुशगवार लहजे से देख रही थी। बंदा कौन होता है माफ़ करने वाला? हमारी मिसेज ने हमें अपना शौहर मानकर उल्टा हम पर एहसान किया है। अबीर इस कदर नरमी और मोहब्बत पर शर्मिंदा हो गई। फिर उसने उठकर साहिल के माथे और फिर गालों को चूमा। उफ मिस प्रेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं यहीं हॉस्पिटल के बेड पर तुम्हें बाहों में समेट लूं? अबीर खिलखिलाती हुई पीछे हटी। वैसे अगर ये गुलदान सर पर खाने से मुझे मेरी बीबी की मोहब्बत मिलनी थी तो ये गुलदान तुम मुझे शादी की पहली रात ही मार देती। वो शरारत से मुस्कुराए और अबीर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मुस्कान पर साहिल ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। साहिल को हॉस्पिटल से घर आए दूसरा दिन था। अब वो उठकर बैठने के काबिल हो गया था। 2 दिनों में अबीर ने उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखा था। उसके सिर में दर्द होगा यही सोचकर उसने साहिल को बेड पर लिटाए रखा था और उसे ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया था। अभी रात के खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसे बेड पर बैठा देखकर उसे घूरा। मैंने आपसे कहा था ना कि आप नहीं उठेंगे। साहिल मुस्कुराया। अबीर मेरी जान, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा लेट लेट कर मेरे शरीर में दर्द होने लग गया है। अबीर चुप हो गई। खाने की ट्रे वो उसके पास बेड पर बैठी और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। साहिल ने भी अपने हाथों से निवाला बनाकर उसके मुंह में डाला। साहिल, मैं खा लूंगी बाद में। उसके विरोध पर साहिल ने उसे टोका। आज तुम मेरे हाथों से खाओगी। खाना खत्म करने के बाद अबीर उठकर जाने लगी तो साहिल ने ट्रे उसके हाथ से पकड़कर साइड टेबल पर रखी और उसे वापस खींचकर अपने पास बिठाया। आज साहिल को उसकी सख्त ज़रूरत थी। अबीर ने घबराकर पलकें झुका लीं। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही रंग मचल रहे थे जो अबीर ने फौरन भांप लिए थे और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। साहिल और करीब आया और उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखे। अबीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उसी पल साहिल ने अपने होंठों से उसके होंठ बंद कर दिए। अबीर को खींचकर उसने बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर सवार हो गया। वो दीवाना बार उसके वजूद के नरम नाजुक हिस्सों को छूते हुए उसे मदहोश कर रहा था और अबीर उसके होंठों के स्पर्श से पागल हो रही थी। और जब साहिल अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा कि तभी उसकी बहकी आवाज़ साहिल के कानों में पड़ी। साहिल, आपने मेरी तस्वीरें कब बनाई थीं? वो साहिल का ध्यान हटाना चाहती थी क्योंकि उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर एक पल के लिए वो सहम गई थी। साहिल ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसके कानों में सरगोशी की। ये वक्त इन बातों का नहीं है मिस प्रेटी। आज मैं तस्वीर की नहीं बल्कि तस्वीर में मौजूद उस लड़की को अपने आप में समाना चाहता हूँ। कहते हुए वो अपनी शर्ट उतार कर दूर सोफे पर उछालकर फेंक चुका था और अब अबीर को भी हर चीज़ से आज़ाद कर गया। वो उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले चुका था। उसकी नरम धड़कनों पर अपनी उंगलियों से शरारत करता हुआ अब उसका हाथ नीचे की ओर सरक रहा था। फिर उसके नरम पेट को अपनी मुट्ठी में दबोचता वो उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। अब साहिल के होंठ उसकी नरम धड़कनों पर और उंगलियां पेट से कुछ नीचे शरारत कर रही थीं और अब अबीर खुद को संभाल ही नहीं सकती थी। बुरी तरह मदहोश होती आंखें बंद करती खुद को साहिल के हवाले कर चुकी थी। कांपते होंठों से निकलती मदहोश सिसकियां साहिल को और भी जुनूनी कर रही थीं। वो हर चीज़ से बेखबर होता जरा सा उसके ऊपर हुआ था और फिर कुछ ही पल में वो उसकी नाजुक वजूद में उतर गया था। एक मीठा सा दर्द और फिर एक सुकून जो अबीर के पूरे रग रग में उतर गया था। साहिल भी उसे और ख़ुद को सुकून देता हुआ पूरी तरह मदहोश होने लगा। खिड़की के बाहर चांद भी शर्माकर बादलों में छिप गया और अंततः साहिल आफंदी अपनी मनपसंद लड़की के तन और मन दोनों को अपना बना चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।